दोस्तों इमेजिन करें कि आप स्पेस की सैर को निकले हैं और इस सफर में आपको बहुत ही खूबसूरत प्लेनेट मिल जाए। तो सबसे पहले आप इस प्लेनेट के साथ पिक्चर लेंगे और इसे अपने सोशल अकाउंट पर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये भूल गए हैं कि स्पेस में तो आपके पास इंटरनेट ही नहीं है। लेकिन ये भी हो सकता है कि हमारी ये सोच गलत हो। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, 1610 में गैलीलियो ने जुपिटर के सबसे बड़े 4 मून्स को ढूंढा था, जिनमें गैनीमेड, यूरोपा, आइयो और कैलिस्टो शामिल हैं। गैलीलियो के मुताबिक ये मून्स आसमान में चमकते हुए ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट्स थे। लेकिन इन चारों मून्स पर साइंटिस्ट को जिंदगी के सबूत मिले हैं। हाल ही में नासा के जुनू स्पेस क्राफ्ट में जुपिटर के एक मून से आने वाले एफएम रेडियो सिग्नल्स को कैप्चर किया गया। ये वैसे ही सिग्नल्स थे जैसे वाईफाई के होते हैं। यहाँ पर एक सवाल आता है, क्या ये सिग्नल्स वहाँ पर मौजूद किसी एलियन रेडियो स्टेशन से आ रहे थे या फिर हमारी डिवाइस किसी एलियन के हॉटस्पॉट से कनेक्ट हो गई थी? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको मैं इन स्ट्रेंज रेडियो सिग्नल्स और जुपिटर के मून्स में छुपी हुई लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में बताऊंगी। सबसे पहले हम जुपिटर से आने वाले सिग्नल्स के बारे में जानते हैं। 5 अगस्त 2011 को नासा ने जुनू स्पेस प्रॉब को लॉन्च किया था। जुनू का मकसद जुपिटर और इसके 4 मून्स की स्टडी करना था। 2016 में जुपिटर के ऑर्बिट में दाखिल होने से लेकर जुनू अब तक वहां पर ही है और 2025 तक वहीं पर रहने वाला है। 2020 में जुनू ने जुपिटर के सबसे बड़े मून गैनीमेड से आने वाले एफएम रेडियो सिग्नल कैप्चर किए थे। 5 साल के मिशन के दौरान पहली बार जुनू को ऐसे सिग्नल्स रिसीव हुए थे। गैनीमेड के सिग्नल्स के बारे में जानने से पहले मैं आपको गैनीमेड के बारे में बताती हूँ। गैनीमेड जुपिटर का ही नहीं बल्कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा मून है। अगर गैनीमेड एक प्लेनेट होता तो फिर भी ये साइज में बड़ा होता। इसका साइज मरकरी से भी बड़ा है। साइंटिस्ट का कहना है कि गैनीमेड के ऊपर सरफेस के नीचे पानी का बहुत बड़ा समंदर है। ये समंदर जमीन से 25 गुना ज्यादा बड़ा है। गैनीमेड के पास एटमॉस्फेयर नहीं है, लेकिन ये सोलर सिस्टम का ऐसा मून है जिसके पास बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से हमें गैनीमेड पर बहुत ही खूबसूरत एरोरास देखने को मिलते हैं। जब इन एरोरास को ऑब्जर्व किया जाता है तो हमें बहुत ही अजीब आवाजें सुनाई देती हैं। ये आवाजें इस बात को वाजे करती हैं कि गैनीमेड की सरफेस के नीचे सॉल्ट वाटर मौजूद है। गैनीमेड से आने वाले सिग्नल्स का इन आवाजों से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन इन आवाजों की वजह मैग्नेटिक फील्ड से जुड़ी हुई है। दरअसल ये सिग्नल्स जुनू को उस वक्त रिसीव हुए थे जब ये जुपिटर के पोलर रीजन से गुजर रहा था। पोलर रीजन में जुपिटर की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड गैनीमेड की मैग्नेटिक फील्ड से इंटरेक्ट होती है, जिसकी वजह से गैनीमेड की मैग्नेटिक फील्ड में मौजूद इलेक्ट्रॉन्स अजीब बिहेव करते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी यूजुअल स्पीड से स्लो वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से स्लोली स्पिन करने लगते हैं। साइंटिस्ट का कहना है कि जुनू ने 5 सेकंड्स के जो सिग्नल्स कैप्चर किए थे, उनके पीछे की वजह ये इलेक्ट्रॉन्स थे। इलेक्ट्रॉन्स के इस बिहेव की वजह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडियो वेव्स एम्पलीफाई हो जाती हैं। यही सिग्नल्स जुनू ने कैप्चर किए थे। नासा ने ये साबित कर दिया है कि इन सिग्नल्स के पीछे एलियंस का हाथ नहीं है, बल्कि ये सिग्नल्स नेचुरल हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि गैनीमेड पर हमें ऐसे बहुत सारे अजीबो गरीब फिनोमेनास देखने को मिलते हैं और इसका टेम्परेचर -121 डिग्री सेल्सियस तक पहुँच जाता है। कुछ साल पहले जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट इसे ऑर्बिट कर रहा था, तब इसने गैनीमेड के थिन एटमॉस्फेयर से बाहर निकलते हुए बहुत ज्यादा एटॉमिक हाइड्रोजन डिटेक्ट किए थे। अगर हमें गैनीमेड पर इसी तरह एटॉमिक हाइड्रोजन मिलती रही तो इसका मतलब है कि वो किसी एटम से अलग हुई होगी। एटॉमिक हाइड्रोजन सबसे लाइटेस्ट एलिमेंट होता है और साइंटिस्ट का कहना है कि ये एलिमेंट वहाँ पर मौजूद एटॉमिक ऑक्सीजन से ही अलग हुए होंगे। एक अंदाजे के मुताबिक गैनीमेड पर जमीन से भी ज्यादा ऑक्सीजन मौजूद हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर लाइफ गुजारने के लिए सब कुछ मौजूद है। लेकिन जरा रुकिए, जब बात जुपिटर के मून्स की होती है तो सिर्फ गैनीमेड ही ऐसा मून नहीं है जहाँ पर लाइफ पॉसिबल हो सकती है, बल्कि जुपिटर का मून यूरोपा गैनीमेड से भी ज्यादा बेहतर हमारा फ्यूचर होम हो सकता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जब साइंटिस्ट ने पहली बार यूनिवर्स में लाइफ को ढूंढने की कोशिश की थी तो उनका कहना था कि लाइफ की पॉसिबिलिटी सिर्फ उसी प्लेनेट पर हो सकती है जो अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में आता हो और जहाँ तक उस स्टार की लाइट ज्यादा मिकदार में पहुँच रही होगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जमीन के समंदर में भी ज्यादा गहराई पर लाइट नहीं पहुंच पाती, लेकिन वहां मौजूद हाइड्रोथर्मल वेंट्स में लाइफ के सबूत मिलते हैं। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, हाइड्रोथर्मल वेंट्स जमीन की टेक्टोनिक प्लेट्स के दरमियान ऐसे एरियाज होते हैं जहां वोल्केनिक लावा निकलने की वजह से पानी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई हो जाता है। 1990 में जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट यूरोपा के करीब से गुजरा था, तब इसने वहां की आइसी सरफेस के नीचे एक बहुत बड़ा समंदर होने की इन्फॉर्मेशन दी थी। हो सकता है कि इन डीप ओशंस में भी ऐसे हाइड्रोथर्मल वेंट्स मौजूद हों
जिसकी वजह से ज्यादा तो नहीं लेकिन कम से कम माइक्रो लाइफ मौजूद हो, क्योंकि यूरोपा जुपिटर के बहुत ज्यादा करीब ऑर्बिट करता है, जिसकी वजह से इस जुपिटर की टाइडल फोर्स भी लगातार एक्ट करती रहती है। बस यही वजह है कि यूरोपा की कोर हीट जनरेट करती है और यहाँ पर मौजूद पानी कभी भी फ्रीज नहीं होता। 2014 से 2016 के दरमियान हबल स्पेस टेलीस्कोप ने यूरोपा के साउथ पोल की सरफेस के करीब 100 किलोमीटर ऊपर तक उछलते हुए वाटर वेपर्स को देखा था। नासा का प्लान है कि वो 2024 तक यूरोपा पर यूरोपा क्लिपर नाम का एक मिशन भेजेंगे। ये मिशन अपने साथ कुछ हाई टेक इंस्ट्रूमेंट्स लेकर जाएंगे और यूरोपा को ऑर्बिट करते हुए लाइफ की कंडीशन का जायजा लेंगे। आइए अब जुपिटर के दूसरे बड़े मून कैलिस्टो के बारे में जानते हैं। कैलिस्टो सोलर सिस्टम का तीसरा सबसे बड़ा मून है। इसका साइज मरकरी के बराबर है। कैलिस्टो के सरफेस का टेम्परेचर -139 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। जब आप इसके सरफेस को देखेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा क्रिएटर्स नजर आएंगे। अगर किसी ऑब्जेक्ट के सरफेस पर ज्यादा क्रिएटर्स होते हैं तो साइंटिस्ट का कहना होता है कि वहाँ पर जियोलॉजिकल प्रोसेस रुक गया होगा, जिसकी वजह से वो ऑब्जेक्ट डेड हो गया होगा। कैलिस्टो जुपिटर से बहुत दूर है, जिसकी वजह से इस पर जुपिटर की मैग्नेटिक फील्ड का कोई असर नहीं होता। इन सभी फैक्टर्स के बावजूद साइंटिस्ट का मानना है कि कैलिस्टो की आइसी सरफेस के नीचे लिक्विड ओशंस हो सकते हैं। अगस्त 2022 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर मिशन भेजने की तैयारी कर रही है, जो 2021 में ही जुपिटर के पास पहुंच जाएगा और 2032 से लेकर जब तक एक्टिव रह पाएगा तब तक इसके आईसी मून स्टडी करेंगे। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस मिशन के थ्रू जो पेलोड स्पेस में भेजा जाएगा वो आज तक का सबसे एडवांस पेलोड होगा। इसके जरिए हमें इन मून्स पर लाइफ की कंडीशन के बारे में डिटेल से पता चलेगा। हो सकता है कि जब साइंटिस्ट इनके ओशंस की स्टडी कर रहे हों तो उन्हें यहाँ पर लाइफ के लिए जरूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मिल जाएं, या फिर हो सकता है कि हमें यहाँ पर लाइफ ही मिल जाए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं फ्यूचर में ऐसे बहुत सारे स्पेस मिशंस लॉन्च होने वाले हैं जो पुराने सोलर सिस्टम में लाइफ को ढूंढेंगे। यहाँ पर एक बात तो क्लियर है कि इनके जरिए की गई डिस्कवरीज बहुत सारे राजों से पर्दा उठाएगी। जैसे जैसे हम इन मून्स के बारे में जान रहे हैं वैसे वैसे हमें ये पता चल रहा है कि यहाँ पर लाइफ मौजूद हो सकती है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि वहाँ पर लाइफ जमीन के जैसी नहीं होगी। मतलब कि लाइफ सिर्फ कार्बन बेस्ड नहीं होती और ये भी जरूरी नहीं है कि वहाँ सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। हो सकता है कि वहाँ पर ऐसे जानदार मौजूद हों जो अमोनिया बेस्ड लाइफ गुजार रहे हों और मीथेन या फिर नाइट्रोजन से सांस लेते हों। वैसे आपको क्या लगता है? हमें नीचे कमेंट्स करके जरूर बताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। खुदा हाफिज।